हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी। हमने अभी आपके लिए वीडियो अपलोड किया था। मैंने नेशनल इनकम का फर्स्ट पार्ट जो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम था, जीडीपी वाला, जो हमने प्रोडक्ट मेथड जो हमने सॉल्व किया था। आज मैं आपको इनकम मेथड बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको प्रोडक्ट मेथड का एक सिंपल सा क्वेश्चन बताती हूँ। कल मैंने आपको ये बताया था कि जब हम जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी, तो जितना वैल्यू ऑफ गुड्स आता है माइनस इंटरमीडिएट गुड्स करते हैं। बुक में एग्जाम्पल 2 है, तो एग्जाम्पल्स भी इनफैक्ट सारों के सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको, लेकिन एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा जल्दी से करके बताती हूँ। मैंने आपको बुक का पीडीएफ पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था, सो इफ यू वांट यू कैन ओपन द बुक एंड सी टू पेज नंबर 87। और मैं आपको ये बताती हूँ, इसमें जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे दे रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर का दे रखा है 800, सेकेंडरी सेक्टर का दे रखा है 200 और टर्शरी सेक्टर का दे रखा है 300। तो इन तीनों को अगर मैं प्लस कर देती हूँ तो कितना होता है 1300। ठीक है, ये हो गया मेरा जीडीपी एट एमपी। ये जीडीपी नहीं है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई मेरी, ये आ गई मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब मैं आपको वो भी बताती हूँ, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में भी दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन्होंने बताया, इंटरमीडिएट जो इनपुट्स इन्होंने परचेज किए थे, प्राइमरी सेक्टर में 400 है, सेकेंडरी सेक्टर में 100 है, प्लस कर देते हैं उसको, ये सेकेंडरी का था, ये प्राइमरी का था। और टर्शरी सेक्टर में 50 दे रखा है, टर्शरी सेक्टर में 50 दे रखा है, इनको भी मैं प्लस कर देती हूँ, ये आ जाएगा 550। मैंने आपको जीडीपी का बताया था कि जीडीपी एट एमपी होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है मेरा 1300 माइनस 550, तो ये हो जाएगा 1300 में से अगर मैं 550 माइनस करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में 750 लैक्स का। ठीक, ये आ गया मेरा जीडीपी एट एलपी। ठीक है, जीडीपी एट एलपी आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैंने आपको पहले ये वीडियोस में भी बताया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो इसमें से हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस करेंगे। जब आप पेपर में लिखोगे तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जैसा कि आपको बुक में दे रखा है। मैं आपको डायरेक्टली अब यहाँ से जीडीपी से शुरू करके बिना फॉर्मूला लिखे बता रही हूँ। प्लीज आपके सामने है सब कुछ, आप लिख सकते हो उसको, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। सो हमने क्या करना है, जीडीपी एट एमपी 750 लैक्स का दे रखा है, या ऐसे करके जीडीपी एट एमपी ये कितना दे रखा है 750 लैक्स का दे रखा है। ठीक है, लेस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमको दे रखा है 80 लैक्स। इनको माइनस कर देंगे हम, ये आ रहा है 670 लैक्स। ये आ गया मेरा एनडीपी एट एमपी। ये क्या आ गया 750 लैक्स, 670 लैक्स एनडीपी एट एमपी। अब एनडीपी एट एमपी है और मुझे आगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे 50 लैक्स का दे रखा था, तो माइनस 50 और प्लस 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 30 यानी कि 640। फिर ये आ जाता है मेरा एनडीपी एट एफसी। ठीक, हमें जाना है नेशनल इनकम तक, यानी कि एनएनपी एट एफसी तक। अब हमारे पास में और क्या दे रखा है, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स, यानी कि हमें ये भी दो चीजें दे रखी है। जो हम रिसीव करते हैं वो ऐड करते हैं, फैक्टर इनकम यानी कि एनएफआई हम निकाल रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स। रिसीव्ड वालों को हम ऐड कर देंगे, वो 10 लाख था तो प्लस 10 कर देंगे, एंड ये आ जाएगा 650, एंड माइनस करेंगे फैक्टर इनकम, डायरेक्टली लिखेंगे फैक्टर इनकम पेड। अगर फैक्टर इनकम पेड है तो हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस 20। तो ये कितना आ गया 630 लैक्स, 630 लैक्स। ये आ गया मेरा एनएनपी एट एफसी, जो कि होती है मेरी
नेशनल इनकम। आई थिंक इट इज क्लियर कि हम इसको कैसे करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड पहले एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद उसके आगे के बारे में बताऊंगी। मेरा नेक्स्ट मेथड है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हमारा क्या होता है, जहां जहां से भी इनकम आ रही है, इनकम क्या होती है, वेजेस एंड सैलरीज होती है, और ये पेमेंट इन काइंड भी जा सकता है इसके अंदर में। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ऐड होता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं ऐड होता है। पेंशन और रिटायरमेंट ऐड होता है। तो इनकम यानी कि क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड जो भी होता है, या फैक्टर पेमेंट मेथड भी हम इसको कहते हैं। इस मेथड के हिसाब से हम जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, या हम रेंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और हाउस होल्ड्स को कंपनसेशन, मैंने कंपनसेशन तो सैलरीज एंड वेजेस हो जाती हैं, फिर रेंट, इंटरेस्ट, चाहे प्रॉफिट ओनर्स को जो हम पे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर में जाती हैं। इन सब का जो सम टोटल होता है वो मेरी डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, ठीक है। और NFIA हम इसमें ऐड करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। तो फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, जो इनकम अर्न करी है किसी ने भी, वो हमारी फैक्टर इनकम्स होती हैं। इनकम अर्नड बाय द पर्सन इज कॉल्ड द फैक्टर इनकम एज अ रिवॉर्ड फॉर ए सर्विस। अपनी सर्विसेज के लिए जो उसने अर्न किया है वो होता है फैक्टर इनकम। सो फैक्टर इनकम जितने उसने अर्न किया है, यानी कि अपनी लैंड दी है तो लैंड के बदले में हमें क्या मिलेगा, लैंड के लिए हमें रेंट पे करना पड़ेगा। कैपिटल दिया है तो कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता होता है। अगर हमने अपने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं तो उसके लिए हमको वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें, और प्लस अगर मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दी है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है कि मैंने अपना लेबर लगाया, मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया है, तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, वो काम करने के लिए मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चीज़ होती है प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर में। तो सबसे पहला मैंने आपको जो बोला था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उसमें जाती है मेरी वेजेस एंड सैलरीज। पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या हुआ, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया उसको, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर्स ने। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी में, एंड जो पेंशन हम पे करते हैं उसके रिटायरमेंट के टाइम पे, ये सब चीज़ें जाती हैं। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या गया, कॉम्पनसेशन में गया मेरा, मतलब समझ आना, कॉम्पनसेशन है वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, wages and salaries, payment in kind, employers contribution to social security. As I have told you, employees का contribution नहीं जाता, so always remember this thing. पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जाएगा। एम्प्लॉयज का भी कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में देते हैं, वो बिल्कुल भी मत डालिएगा। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जाएगा इसमें, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट जाएगा, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ये चार चीजें हमारी इसके अंदर में गई। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लसेस, इसके अंदर में ऐड होते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या क्या चीज होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है मेरा डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और एक और चीज आती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि जो हम रिजर्व्स या ऐसे रख लेते हैं वो होता है, वो हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिन्हें रख लेते हैं ना, वो सब चीजें जाती हैं इसके अंदर में। और नेक्स्ट जाती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है जो हमने सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए रखी हुई हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा काम है और मेरे काम में ही मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड कर रहे हैं या मेरे बच्चे कर रहे हैं, तो मैं उनको सैलरीज और वेजेस थोड़ी ना दूंगी। तो ये जो है ये अंडरस्टूड है। या मान लीजिए कि मेरा जो काम मैंने बिजनेस शुरू किया वो अपने ही लैंड पे शुरू किया, तो उसका रेंट मैं अपने आप को तो नहीं दूंगी, लेकिन वो इम्प्यूटेड होता है, मतलब ये मान के चलते हैं कि वो भी हमारा इंक्लूड होगा। तो ये मिक्स इनकम होती है। मैंने कैपिटल अपना खुद का लगाया है तो उस पर मुझे इंटरेस्ट किसी को पे नहीं करना, और मैं अपने खुद के बिजनेस से पैसा बार बार विड्रॉ नहीं करूंगी, तो ये भी इसी का ही पार्ट होता है। तो ये मिक्स इनकम का पार्ट हो गया। तो इसीलिए हम इनको मिक्स इनकम कहते हैं, क्योंकि सेपरेट एस्टिमेशन, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं इनको एक साथ इंक्लूड कर लेती हूँ और उसको मिक्स इनकम का पार्ट ले लेती हूँ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में जाती हैं। यानी कि जब मैं कॉम्पनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, कॉम्पनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीनों को जब मैं जोड़ती हूँ, इन तीनों को जोड़ करके मेरे पास क्या आएगा, इन तीनों को जोड़ने पे मेरे पास आता है एनडीपी एट एफसी। क्योंकि मेरी सर्विसेज के ऊपर में मुझे जनरली डिप्रिसिएशन नहीं देना पड़ता है। इसके अंदर बस अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी आ गया है।
यानी कि अगर मेरे पास NDP एट FC आ गया, इसमें मैं NFIA जोड़ देती हूँ, तो क्या हो जाएगा NNP एट FC, ये मेरा सॉल्व इक्वेशन। तो इनकम मेथड जो होता है सबसे सिंपल मेथड में इसको करती हूँ इनकम मेथड को, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सीधा सीधा हो जाता है। NNP एट FC आ गया, NNP एट FC का मतलब कंपनसेशन प्लस मिक्स इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस NFIA, इन सबको जोड़ दिया, मेरे पास नहीं आ जाता है इनकम मेथड के हिसाब से। कहीं कहीं क्वेश्चन में ये लोग ऐड कर देते हैं कंपनसेशन, ये कंपनसेशन नहीं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन आप उसको नोटिस करिएगा कहाँ ऐड होता है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जरूर से जब हम नेशनल इनकम आगे बढ़ेंगे तो ये था मेरा इसके अंदर में। इसमें भी यही प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं कि जो ओल्ड एज पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज या जो ट्रांसफर्स आते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ट्रांसफर्स जो होते हैं वो बेसिकली अनअर्नड इनकम होती है। अनअर्नड इनकम हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, आप इसे याद रखिएगा। जो कमाए हुए पैसे होते हैं वही जाते हैं रेमिटेंसेज, और जो बाहर हमारे मान लीजिए देश के बाहर बच्चे रह रहे हैं और उन्होंने हमें लिए पैसे भेजे हैं यहाँ पे ओल्ड एज या अपने पेरेंट्स के लिए जो पैसे भेजे वो ऐड नहीं होते हैं इनके अंदर में, वो हम इनको काउंट नहीं करते क्योंकि वो GDP का ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं थेफ्ट वगैरह से, वो इसमें काउंट नहीं होती है, थेफ्ट स्मगलिंग ये सब काउंट नहीं होती हैं। कमीशन जो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स का होता है वो काउंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था सेकेंड हैंड गुड्स का सेल एंड परचेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स के सेल एंड परचेज के लिए मेरा कोई कमीशन है तो कमीशन जाएगा, ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स जाएगा, विंडफॉल गेन्स जो इनकम हम अर्न करते हैं इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड क्योंकि इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है विंडफॉल गेन्स की वजह से। इम्प्यूटेड रेंट जाता है, करस्पॉन्डिंग जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हमने प्रोडक्शन किया वो भी इंक्लूड होता है। कॉर्पोरेट टैक्सेस जो होते हैं जैसे डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का ही पार्ट है। अब देखिए, अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट दे रखा है और साथ में तुमको दे दिया कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया, डिविडेंड दे दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया, तो ये सब कॉर्पोरेट प्रॉफिट का पार्ट है। दो बार इसको हम नहीं ऐड करेंगे, यही गलती हम अक्सर करते हैं क्वेश्चन करते टाइम, फिर हम कहते हैं हमारा आंसर नहीं आ रहा। सो नोटिस दिस थिंग, ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट का पार्ट होता है। अगर हमने प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया एस्टिमेशन में तो एनी ऑफ दीज कंपोनेंट शुड नॉट बी एडेड सेपरेटली, इनको हम अलग से नहीं ऐड करेंगे। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए सब कुछ देगा, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को। फिर इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए, ये ऐड नहीं करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड कैश दोनों ही इसके अंदर में जाता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के वो इसके अंदर में इंक्लूड होते हैं। तो आई होप दिस मेथड इज क्लियर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन करूंगी। एंड इफ यू वांट आई कैन मेक अ PDF ऑफ द सॉल्यूशंस। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है या क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आई विल मेक अ न्यू वीडियो। नाउ यू विल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू वांट, कि आप मुझसे पूरे सॉल्यूशन समझना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं आपको खाली सॉल्यूशंस का PDF बना करके दे दूँ। सो प्लीज़ डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स में, ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकती हूँ। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर करके बताऊंगी। गुड बाय फॉर टुडे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। सो गुड बाय फॉर टुडे।